आपसे 7 सवाल पूछने वाली हूँ और आपने उसको ऑनेस्टली से जवाब हाँ में दे दिया तो आपको मल्टी मिलियनेयर बनने से कोई नहीं रोक सकता, लिटरली कोई नहीं। और ये मैं हल्के में नहीं बोल रही हूँ, ये वो 7 सवाल हैं जिन्होंने मुझे, एक ऐसी औरत जिसने 35 साल की उम्र में सब कुछ गंवा दिया था, लिटरली कुछ भी नहीं बचा था, को मल्टी मिलियनेयर बनाया। और आज इस पूरे वीडियो में हर सवाल के साथ मैं आपको कुछ माइक्रो एक्सरसाइज देने वाली हूँ जो ना सिर्फ आपको इक्विप्ड करेगा कि अगर आप हाँ में जवाब नहीं दे सकते हो तो कैसे उसको हाँ में जवाब बदल लो, बल्कि ये गारंटी करेगा कि आप मल्टी मिलियनेयर बनने के रास्ते में बहुत आगे बढ़ चुके हो, यानी मंजिल के बहुत करीब आ गए हो। तो समझिए इस बात को कि ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये वीडियो समझने, एम्बॉडीमेंट के लिए है। तो बिल्कुल ध्यान से इन 7 सवालों के जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक वार्निंग है, ये 7 सवाल कंफर्टेबल नहीं है। ये वो सवाल है जो यूनिवर्स आपसे पूछ रहा है, चाहे आप उसको अभी सुन पा रहे हो या नहीं। लेकिन जो 7th सवाल तक मेरे साथ जुड़ा रहेगा उसे बहुत ज़बरदस्त शिफ्ट मिलने वाला है, क्योंकि 7th सवाल आपको सबसे ज़्यादा हिट करेगा। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहती हूँ अपने बारे में, ताकि आपको समझ में आए कि ये 7 सवाल क्यों इम्पॉर्टेंट है समझना। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ पे जनरेशन से पैसा था, लेकिन उस पैसों के साथ भी बड़ी अजीब सी बात थी। पैसा था पर उसे एक्चुअली जीते हुए किसी को मैंने नहीं देखा। हर जनरेशन की अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, वेल्थ थी, लेकिन उसका मज़ा किसी ने नहीं चखा। कुछ ना कुछ हमेशा बीच में आ जाता था। और एक और पार्ट था, मैंने अपनी जनरेशन में किसी को भी ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए नहीं देखा। सबके पास एक बेस था, एक प्लेटफॉर्म था ऊंची उड़ान भरने के लिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट जहां से बड़े आराम से आगे बढ़ा जा सकता है। तो मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि ज़मीन से उठना क्या होता है। और तब जब 35 की उम्र में एक मोमेंट आया जब सब कुछ चला गया और मुझे ज़ीरो से शुरू करना पड़ा, तो पहली बार लाइफ में लगा कि यार कोई मैप नहीं है मेरे पास, ना ही कोई फैमिली एक्सपीरियंस है जो ये रास्ता जानता हो। और उस वक्त इन 7 सवालों ने सब कुछ बदल दिया। 7 सवालों से पहले मैं ये भी क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पैसा लाइफ का अल्टीमेट गोल है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि यूनिवर्स आपको लैम्बोर्गिनी ड्राइव करवाने के लिए गाइड कर रहा है, और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि मिलियनेयर होना इस बात का प्रूफ है कि आप स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड हैं। लेकिन जो आज मैं शेयर करने वाली हूँ वो सच्चाई है जो यूनिवर्स ने मुझे साइंस से, सिचुएशन से और अपनी सोल की डीप साइलेंस में बताया। मेरे पास ग्रोथ आया इसके लिए नहीं कि मैं बहुत डिजर्विंग थी, बल्कि इसके लिए कि इन सवालों ने मुझे वो इंसान बनाया जो उस ग्रोथ को हैंडल कर सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन, अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। क्या आप जेनरस होना बंद कर सकते हैं? मुझे पता है ये सुनने में बहुत बेतुका लग रहा होगा, जेनरस होना बंद कर दूं? हाँ, यानी हर स्पिरिचुअल टीचिंग में तो यही बताया गया है कि तुम दूसरों को दो, ऊपर वाला तुमको देगा। हर जगह तो आपने यही सुना है कि सबकी मदद करनी चाहिए। लेकिन सुनिए, मिलियनेयर बनने से पहले जब मैं उसके आस पास भी नहीं थी, मेरी जेनरॉसिटी कंप्लीटली ब्लाइंड थी। वो ब्लाइंड जेनरॉसिटी बाहर से तो बहुत पवित्र होली लगती है, लेकिन अंदर से वो मोस्टली फूलिशनेस है और फियर है। मैं एक ऐसी इंसान थी जो दूसरों की मदद बढ़ चढ़ कर करती थी। अगर किसी ने कुछ मांग लिया तो हाँ कहना ही मुझे राइट लगता था, क्योंकि ना कहना मुझे लगता था कि मुझे सब सेल्फिश कहेंगे। मैंने उन आइडियाज़ में पैसा लगाया जो फेल होने वाले थे, और मुझे पहले से पता भी था। मैंने उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई जिन्होंने खुद एफर्ट नहीं लिया अपनी लाइफ बदलने की। मैंने डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन अवॉइड करने के लिए बहुत पैसे दिए। मैंने खुला हाथ रखना और विवेक दोनों को एक चीज़ ही समझ लिया और उसे धर्म का नाम दे दिया। हर वो पैसा जो गलत जगह गया,
किसी सही जगह नहीं गया। अब आप एक चीज़ को समझिए, हमें लगता है कि हमारा पैसा, बट सच्चाई ये है कि हम सब यहाँ पे पैसे के एक रखवाले हैं जो हमारा है ही नहीं, सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हर वो पैसा जो किसी ऐसे इंसान को जाता है जो उसे प्रॉपरली हैंडल नहीं करता है, या किसी ऐसी चीज़ में जाता है जो एनर्जेटिकली रॉन्ग डायरेक्शन में हो, तो वो वहाँ नहीं जा पा रहा है जहाँ यूनिवर्स उसे भेजना चाहता है। हम कई बार इमोशनल होके सोचते हैं, जबकि जो यूनिवर्स है वो डिजर्विंग लोगों को देता है ना। तो लिटरली मैं उस वक्त जब मिलियनर नहीं बनी थी, तो मैं जेन्युइनली डिजर्विंग लोगों को डिप्राइव कर रही थी और बस वैसे लोगों को देने की कोशिश कर रही थी, या वैसी जगह देने की कोशिश कर रही थी जो इमोशनली बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। यूनिवर्स ने मुझे तब तक ज़्यादा नहीं दिया जब तक मैंने ये प्रूव नहीं किया कि जो है उसे वाइजली डायरेक्ट कर सकती हूँ, इमोशनली नहीं। पैराडॉक्स ये है कि लेस जेनरस बनना ब्लाइंड सेंस में वही था जिसने मुझे मोर जेनरस बनने के काबिल बनाया स्ट्रैटेजिक सेंस में। डिसर्नमेंट के बिना जेनरोसिटी वर्च्यू नहीं है, वो बेसिकली प्यार के नाम पे एक छलावा ओढ़े हुए स्टूवर्डशिप की फेलियर है। यानी आप एक ऐसे रखवाले थे जो यूनिवर्स की नेमतों को सही जगह नहीं पहुंचा पाए। आपने इमोशनल होकर डिसीजन लिया, ना कि एक सही रखवाले के रूप में। तो चलिए एक माइक्रो एक्सरसाइज देती हूँ। उस लास्ट टाइम के बारे में सोचिए जब किसी ने आपसे पैसे मांगे और आपको अंदर से पहले से पता था कि भाई ये गलत जगह जा रहा है, लेकिन फिर भी आपने दे दिया। यूनिवर्स की वजह से नहीं, बल्कि इसके लिए क्योंकि उनका डिसअपॉइंटेड होना, उनका अपसेट होना, वो ड्रामा, वो सब इस नोइंग से ज़्यादा अनकंफर्टेबल था कि पैसा गलत जगह जा रहा है। अगर हाँ, तो ये जनरॉसिटी नहीं है, वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस है। और यह पैटर्न छोटे छोटे स्केल पर जो है वो बड़े स्केल पर आपके साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सिंपैथी कभी नहीं मिलेगी, क्या इस बात के लिए आप तैयार हैं? ये पैसों से बिल्कुल अनरिलेटेड लग रहा होगा, लेकिन यह वेल्थ की सबसे हिडन कॉस्ट में से एक है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। जब आपके पास पैसा नहीं होता है ना, तो आपके पास एक बहुत वैल्यूएबल सी चीज़ होती है जिसे कहते हैं सिंपैथी, जो आपको सब तरफ से मिलती है। आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस शेयर करने के तुरंत बाद आपके पास एक ज़बरदस्त आर्मी तैयार हो जाती है, एक ज़बरदस्त ग्रुप तैयार हो जाता है, एक सर्कल तैयार हो जाता है जहाँ पे आपको ढेर सारी सिंपैथी मिलती है आपके फ्रेंड्स और फैमिली की तरफ से, है ना। लोग आपके प्रॉब्लम्स के बारे में सुनते हैं, आपको बोलते हैं बेचारी, एंड देन आपको बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत सिंपैथी, बहुत इमोशनल वार्मथ मिलता है लोगों से। लेकिन जिस मोमेंट आपके पास एक्चुअली पैसा आ जाता है, वो हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाता है। कभी भी कोई अगर अमीर इंसान अपनी स्ट्रगल एक्सप्रेस करता है ना, तो उसको सामने वाले से कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन या डिसमिसल मिलता है। थक गए हो इतने आलीशान से बंगले में थकावट भी डिफरेंट ही होगी, है ना। स्ट्रेस्ड हो, तुम्हें किस बात की स्ट्रेस, तुम्हारे पास तो कोई रियल प्रॉब्लम ही नहीं है। ये सारे कमेंट सुनना नॉर्मल होता है। एक नॉर्मल इंसान की तरह प्रॉब्लम रखने की, सैडनेस फील करने की, एंजाइटी के सीजन्स, वो सोशल परमिशन उसी वक्त ख़त्म हो जाती है जब लोगों को पता चलता है कि आपके पास पैसा है। इसके लिए अगर आपको अपनी कॉलिंग से ज़्यादा सिंपैथी की नीड है, तो आप अननोइंगली अपनी प्रोस्पेरिटी को सैबोटाज करते रहोगे, उस जोन में रहने के लिए जहाँ पर लोग आपके लिए फील बैड करते रहे। आप एक साथ अबंडेंट और विक्टिम दोनों नहीं हो सकते हो, ये एक साथ दोनों एग्जिस्ट नहीं करता है। यही रीज़न है कि कुछ जेन्युइनली गिफ्टेड लोग बार बार जीरो पर वापस आ जाते हैं। इसके लिए नहीं कि वो बिल्ड नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए कि बिल्ड करने के बाद जो इमोशनल क्लाइमेट चेंज आती है वो उसे हैंडल नहीं कर पाते हैं। नीचे गर्माहट होती है, ऊपर ठंड ज़्यादा होती है, और कुछ लोग ये टेम्परेचर चेंज बेयर नहीं कर पाते हैं।
तो चलिए आपको एक माइक्रो एक्सरसाइज देती हूँ। जब आप किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन या फेज में होते हैं तो आपका पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है? अंदर जाना, मेडिटेशन में, साधना में, अपने सोल के पास, या किसी को बताना, नॉट फॉर एडवाइस, बल्कि इसके लिए कि कोई जाने कि ये कितना हार्ड है, आप कितने बड़े मुसीबत में हो, आपका पेन कितना ज़बरदस्त है। अगर आपका पेन तभी रियल फील होता है जब कोई उसे वैलिडेट करे, तो वो डिपेंडेंसी आपको उन लेवल से दूर रखेगी जहां सिंपैथी का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आप अपने लव्ड वन से इतना प्यार कर सकते हो कि आप उन्हें पीछे छोड़ सको? और क्या आप इतना प्यार करोगे उनसे आगे भी कि उन्हें अपने साथ घसीटने की कोशिश ना करो? हर इंस्टिंक्ट कहती है कि ये उनके बारे में है। नहीं है, ये कंप्लीटली आपके बारे में है। आप वो इंसान हैं जिसकी डायरेक्शन लोगों से अलग होने वाली है। आप वो चीज़ देखने लगोगे जो वो अभी नहीं देख सकते हैं। आप वैसे डिसीजंस लोगे जो वो नहीं समझेंगे। सवाल ये है, क्या आप उसे होने दोगे? जिन लोगों से आप प्यार करते हो उनकी नज़रों में अंडरस्टूड रहने की पुल बहुत स्ट्रांग होती है। खुद को डिम करने का, जो हो रहा है उसे अंडर प्ले करने का, अपनी ग्रोथ को कैप करने का टेम्पटेशन बहुत बड़ा होता है। मैंने भी रिसेंटली एक लड़की की वीडियो देखी थी जो 500 के एनुअल है उसकी डॉलर में अर्निंग, लेकिन वो कह रही थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ग्रो करना कंटिन्यू करे या नहीं करे, क्योंकि अब उसके ऊपर बोझ आ गया है। अगर वो जो लव्ड वंस है जहाँ है, अगर उनके साथ जाती है कहीं पे तो सारा खर्च उसको ही उठाना पड़ता है। अगर उनको छोड़ के वो ऊपर बढ़ने की कोशिश करती है तो लोग उसकी लाइफ से कम होते जा रहे हैं। उसकी रियल लाइफ शेयर करने वाले लोग बहुत कम बचे हैं और कहीं ना कहीं उसको लोनली फील हो रहा है। ये जो कि सच बात है कि ऑफकोर्स जब आप ग्रोथ लेते हो तो बहुत लोग पीछे छूटते हैं, और पीछे छूटने का मतलब लगता है कि खत्म हो रहा है। इसका एक और एंगल बताती हूँ जिसको लोग नाम नहीं देते। जब आप क्लियरली देखने लगते हो, आपको पता है कि एक बहुत अच्छा रास्ता है जिस पर चल के इंसान अमीर बन जाता है, तो आपको लगता है सबको बता दूं, सबको खींच के वैसे ही अमीर बना दूं, है ना। और वो आता है इम्पल्सिव लव के कारण। शुरू में मुझे भी लगता था लोग क्यों नहीं समझ रहे, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ये है। लेकिन आप जब नए नए होते तो आप ये नहीं समझ सकते हो कि आप किसी को तब तक नहीं बदल सकते हो जब तक वो बदलना नहीं चाहते। दरवाज़ा जो है ट्रांसफॉर्मेशन का वो बाहर से नहीं खुलता है, वो अंदर से खुलता है। जो इंसान बार बार वापस जाता है समझाने, मनाने, आर्ग्यू करने, कन्विंस करने कि चलो यहाँ पे से मिल जाएगी तुमको भी सक्सेस, वो अपनी खुद की जर्नी उस रेस्क्यू मिशन में सैक्रिफाइस कर देता है जो उस इंसान ने मांगी भी नहीं थी। अपने लोगों को इतना प्यार करो कि उन्हें पीछे छोड़ सको, एंड उनसे इतना प्यार करो कि उन्हें फोर्स करने की कोशिश बंद कर दो। क्या आप कर सकते हो? तो चलिए अब माइक्रो एक्सरसाइज देते हैं। सिर्फ सोचना है आपको और आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई काम करने की चीज नहीं है। सोचिए, कोई ऐसा डिसीजन था जो आपने नहीं लिया, कोई ऐसा रिस्क था जो आपने नहीं उठाया, सिर्फ इसके लिए क्योंकि आपके आसपास के लोगों ने बोल दिया ये बहुत ज़्यादा है या बहुत रिस्की है, हम जैसे लोग ऐसा नहीं करते। अगर हाँ, तो आप ऑलरेडी खुद को डिम कर रहे हो और वो डिमिंग हर लेवल पर आपके साथ जाएगी। अब आती हूँ क्वेश्चन 4 पे। क्या आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है कि आप उनकी यानी यूनिवर्स की दी गई ब्लेसिंग्स को भरपूर इंजॉय करोगे, है ना? उनके दिए गए रिसोर्सेस को बहुत अच्छे रखवाले बन के खूब भरपूर एंजॉय करोगे। ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे अभी कि ऑब्वियसली पैसा आएगा तो एंजॉय नहीं करेंगे, बट एक्चुअली सोचो तो 2 तरीके की चीज़ होती है। सबसे पहले जैसे ही आपको ब्लेसिंग मिलती है आपके अंदर फियर आ जाता है कि अब दोबारा नहीं मिलेगी और उसको बचाने, संवारने, छुपाने की कोशिश में लग जाते हो। एक तो फियर बेस्ड हो गया कि ब्लेसिंग्स एंजॉय नहीं कर रहे हो। दूसरा, स्पिरिचुअल कम्युनिटीज़ में बहुत सारे लोग वेल्थ को गिल्ट से कनेक्ट करते हैं, और यह एक मैसेज है कि अगर आप बहुत प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय कर रहे हो ना, खूब आनंद ले रहे हो, तो शायद आप गलत रास्ते पर हो। और सच्चा स्पिरिचुअल इंसान तो सब बांट देता है, सिंपल रहता है, मटेरियल अबंडेंस बिल्कुल एंजॉय नहीं करता है, उसको इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। बट
ये वो नहीं है जो यूनिवर्स सिखाता है। यूनिवर्स अबंडेंट है, नेचर अबंडेंट है, अबंडेंस डिवाइन का स्वरूप है। आप स्कैरसिटी के लिए नहीं बने। अरे आप कोई भी धर्म उठा के देख लो, हिंदू धर्म ही उठाओ, जितने देवी देवता हैं भरपूर ज्वेलरी से भरे हुए हैं, आराम से जी रहे हैं। मैंने किसी देवी देवता को हल जोतते और ये करते नहीं देखा, बिकॉज वो एक रोल मॉडल थे ये बताने के लिए कि तुम इस दुनिया को एंजॉय करने आए हो। नेचुरल वर्ल्ड को देखिए, हर चीज थ्राइव कर रही है, ओवरफ्लो कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है। एक पेड़ को देखिए, फ्रूट देने के बाद बाकी पेड़ों के लिए माफी नहीं मांगता है कि बाकी नहीं दे पा रहे, मैं फ्रूट दे रहा हूँ। या फिर ओशन को देखिए, उसको गिल्ट नहीं आता है कि मैंने इतने सारे वेव्स दे दिए, यू नो। अबंडेंस यूनिवर्स का लैंग्वेज है, वो भरपूर देता है। लेकिन हम में से बहुत लोग हैं चक्रा में, ऑरा में, एंसेस्ट्रल फील्ड में ऐसे ब्लॉक्स होने के कारण रिसीव करने में, एंजॉय करने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो अब जरा सोचिए, पैसों के रखवाले हैं तो यानी स्टूवर्ड जो अपने पैसों के बारे में शेम से ग्रिप्ट है, यूनिवर्स उसको रिसोर्सेज देने के लिए ट्रस्ट कर सकेगा कि ये इसको एंजॉय करेगा? यूनिवर्स को तो एक ऐसा वेसल चाहिए जो वेल्थ को क्लीनली होल्ड कर सके, जिसको पता है कि सही जगह स्पेंड करना है, सही जगह इन्वेस्ट करना है, सही जगह गिव करना है, सही मौसम में एंजॉय करना है बिना गिल्ट के। एंड ये भी है कि जो लोग वेल्थ एंजॉय करने में स्ट्रगल करते हैं वो अक्सर वेल्दी लोगों के बारे में भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड व्यू रखते हैं। तो अगर आपके सबकॉन्शियस में ये बैठा है कि अमीर लोग ग्रीडी होते हैं, तो आपकी एनर्जी फील्ड आपको कभी उनमें से एक नहीं बनने देगी। तो चलिए अभी एक माइक्रो एक्सरसाइज करते हैं। अभी इस वक्त आपके पास जितने पैसे हैं उसमें से आप खुद को किसी बहुत बेहतरीन जगह पे ले जा सकते हो और खुद के लिए जेन्युइनली कुछ बहुत ज़बरदस्त अच्छा चीज़ खरीद सकते हो, बिना गिल्ट फील किए हुए, बिना जस्टिफाई किए हुए कि आपको क्यों चाहिए वो, बिना 10 लोगों को एक्सप्लेन किए हुए कि आपने जो लिया है वो क्यों लिया है। अगर नहीं कर सकते हो तो समझने की बात यह है कि अगर आप 1000 रुपये को सही मोमेंट में एंजॉय नहीं कर पाते हो, आप गिल्ट फील करते हो खुद पे खर्च करने से पहले, तो लाख रुपए में भी वही गिल्ट रहेगा। अच्छी चीज़ों को रिसीव करने की कैपेसिटी अभी के लेवल पे बनती है, वो पैसे के साथ ऑटोमेटिकली नहीं आती है। तो अपना टेस्ट बढ़ाना पड़ता है, अपने लिए अच्छी चीज़ें खरीदनी होती है। ऐसा नहीं कि सबके लिए अच्छा ले लो और खुद के लिए सेल में जाके सस्ती चीज़ लेके आ जाते हो, है ना। खुद को बेस्ट देने की कोशिश करो तो वो पैसा ऑटोमेटिकली खींचना शुरू करता है। और अब आती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन नंबर 2 से सिमिलर है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। आर यू रेडी टू रिसीव मनी जब आपके किसी भी लव्ड वन के पास पैसे ना हो? यानी आपको पैसा मिलेगा लेकिन आपके परिवार के बाकी लोग किसी को भी पैसा नहीं मिलेगा। विल यू से यस टू द यूनिवर्स? अभी इजी लग रहा होगा, हाँ मैं बिल्कुल यस कह दूंगा, हाँ मैं हेल्प कर दूंगा अपने परिवार को, मैं साथ लेकर चलूंगा उनको। बट ये सवाल वो नहीं पूछ रहा है, ये सवाल पूछ रहा है कि क्या आप उस गैप में परमानेंटली रह सकते हो बिना उसको फिक्स किए हुए? क्योंकि जब आपके पास पैसा होता है और आपके परिवार में पैसा नहीं होता है तो उस परिवार में आपके और परिवार के जनों के बीच में पैसा हमेशा आएगा, चाहे वो उसका मेंशन करे या ना करे। हर डिनर के बिल में हर एक साइलेंट क्वेश्चन बनकर आता है, हर फेस्टिवल में गिफ्ट के रूप में मेंटल कैलकुलेशन शुरू हो जाता है, हर एक बड़े खर्चे के पहले आपके सामने एक सवाल ज़रूर आता है। एंड सबसे डिफ़िकल्ट बात जो कोई एडमिट नहीं करता है कि ऐसे भी लोग होंगे परिवार में जहाँ पे आपको पता है कि आप एक छोटी सी अमाउंट देकर उनकी हेल्प कर सकते हो, लेकिन आपका अमाउंट देना उनके लिए एक्चुअली रॉन्ग साबित होगा। उनकी इमीडिएट नीड तो पूरी हो जाएगी लेकिन वो इमीडिएट नीड उनकी लाइफ में चेंज नहीं लाके देने वाली है। तो क्या आप इतने स्ट्रांग हो? क्योंकि वो आपके बारे में बात करेंगे, वो वंडर करेंगे कि आप क्यों नहीं उनकी हेल्प कर देते हो, जबकि उतने पैसे तो आप ऐसे भी वेस्ट कर देते हो, उनकी हेल्प क्यों नहीं हो जाती? जैसे बात करते ना कि धीरू भाई अंबानी के पास तो इतना पैसा था, वो क्यों नहीं गरीबों में बांट देते हैं। लेकिन क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी है या इतनी नॉलेज है कि ये जानते हुए भी कि मेरा पैसा देना या मेरा हेल्प करना इसके लिए रॉन्ग है
और उनकी नाराज़गी भी आपको पता है, लेकिन आप हाथ रोक लेते हो। जैसे ठीक एक पेरेंट्स जिसको पता है कि बच्चे को आइसक्रीम खानी है, बट उसका लॉन्ग टर्म आइसक्रीम खाना शायद गले में खराश कर सकता है, तो उसको ना बोलने की हिम्मत एक पेरेंट्स रखता है। क्या वैसे आप बन सकते हो पैसों के मामले में अपने लव्ड वंस के बीच? समझिए, ये लोनलीनेस रियल है, जैसा क्वेश्चन 2 में बिल्कुल सेम, लेकिन यहाँ पर आपके लिए कोई भी बैड फील नहीं करेगा। तो चलिए अब एक माइक्रो एक्सरसाइज है जिसमें से मुझे लगता है कुछ लोग ऑलरेडी पास किए होंगे और कुछ लोग फेल। क्या आपकी लाइफ में कोई इस वक्त ऐसा है जिस आपके इस वक्त के लेवल पे आप उसकी हेल्प कर सकते हो, बट आपने नहीं किया क्योंकि आपको पता था, आप देख सकते थे कि उनकी हेल्प करना उतना बेनिफिशियल नहीं होगा और शायद वो नहीं देख पाते हैं, और टेंशन भी आपने फील किया, आपने हेल्प नहीं किया है तो, लेकिन फिर भी होल्ड किया उस चीज़ को। तो अगर आपने ये टेस्ट पास कर लिया तो समझो ये जो छोटे स्केल पे आपने पास किया उसका 1000 गुना फल मिलने वाला है। क्योंकि समझिए, एक्चुअली यूनिवर्स आपसे मांग क्या रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ रिवॉर्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 से पहले एक छोटा सा ब्रेक। याद रखिए 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बने रहिएगा। आप ये सारी वीडियो देख कर सोच रहे हैं कि आप वेल्थ को एक्चुअली जेन्युइनली समझना चाहते हैं, एक रियल इनर शिफ्ट लाना चाहते हैं, सिर्फ माइंडसेट में नहीं बल्कि एनर्जी वर्क में, चारों तरफ से, तो मेरी वेल्थ वेबिनार आ रही है मई में 24 मई को, और अभी आप सीट बुक कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इस वेबिनार में मैं वेल्थ हीलिंग कराती हूँ ताकि आपकी जो वेल्थ के प्रति रेजिस्टेंस है एनर्जेटिकली रूप में क्लियर हो जाए। क्योंकि आपके पास दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है, बट अगर उसका एनर्जी फील्ड पुराने पॉवर्टी कोड से रन हो रहा है, एंसेस्ट्रल लाइन से, पास्ट लाइफ से, चाइल्डहुड कंडीशनिंग से, तो पैसा आएगा भी तो रुकेगा नहीं। एंड फिर मैं सिखाती हूँ अपनी ईयरली इनकम को मंथली प्रॉस्पेरिटी में बदलना। इस वेल्थ वेबिनार में बहुत नई चीज़ लेके आ रही हूँ, क्योंकि पैसा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे बहुत प्रिय है, जिस पे मैं खूब पता करती हूँ, खूब रिसर्च करती हूँ और नई नई टूल्स एंड टेक्निक्स लेके आती रहती हूँ। तो भाई ये थ्योरी नहीं है, ये एक एनर्जेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है। जाइए मेरे वेबसाइट revati.com.au पे या फिर इस नंबर पे मैसेज कीजिए, नवदीप आपकी मैनुअल बुकिंग भी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, जब कोई नहीं देख रहा है तब आप पैसों के साथ क्या करते हो? यह एक मोमेंट में नहीं बल्कि आपके प्राइवेट फाइनेंशियल डिसीजन के एक्यूमुलेटेड पैटर्न में आंसर होता है। जब कोई नहीं देखेगा तो आप कैसे स्पेंड करोगे? जब टेबल पर किसी को पता नहीं चलेगा तो कितना टिप दोगे? जब आपको कहीं से वाहवाही या ताली या कॉलर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो भी क्या इन्वेस्ट करोगे या सिर्फ कंज्यूम करोगे? आपका प्राइवेट फाइनेंशियल बिहेवियर आपकी असली फाइनेंशियल कैरेक्टर है। यूनिवर्स पब्लिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे प्रमोट नहीं करता है, वो देखता है कि जब सिंगल ऑडियंस सिर्फ आपकी सोल है तब आप क्या करते हो। जो इंसान पब्लिकली जनरस है लेकिन प्राइवेटली नहीं, अगर उसको कोई नहीं देख रहा है तो वो शायद कुछ मोटिवेशन ही नहीं है, अगर उसको दिखाना नहीं हो समाज में तो उसको कुछ बनना नहीं है, तो समझो वो किस एनर्जी में है। और यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी को तो कैलिब्रेट कर रहा है, जो दिखा रहे हो दुनिया को वो नहीं, जो अंदर है आपके वो। तो सोचना ज़रूर, जब कोई नहीं देख रहा है तो क्या कर रहे हो पैसे के सब्जेक्ट पे? जब किसी की वाहवाही नहीं मिलेगी तो भी क्या पैसा मैनिफेस्ट करना है? और अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, व्हाट डू यू डू विद द स्मॉल थिंग्स? छोटे छोटे उपलब्धियों के साथ आप क्या करते हैं? ये 7 सवालों में से सबसे सिंपल सवाल है, इसमें कोई काउंटर इंट्यूटिव वेट भी नहीं है जो बाकियों में था, बट मेरा मानना है कि ये सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों को डिस्क्वालीफाई करेगा बाकी सभी सवाल के जवाबों में से। जो इंसान छोटी चीजों में केयरलेस है, जो हाफ एफर्ट देता है, जो थोड़े पैसों को मैनेज करने की परवाह ही नहीं करता, जो 30 मिनट के विंडो में
बस रील स्क्रॉल करता है, जबकि वो 30 मिनट वो यूज़ कर सकता था जिससे वो आगे बढ़ सके, तो वो इंसान यूनिवर्स को सारी बात बता देता है जो यूनिवर्स को जानने की ज़रूरत है। आप ओकेजन्स पे राइज नहीं करते हो, आप अपने कैरेक्टर के लेवल पे फॉल करते हो, और आपका कैरेक्टर उस छोटे इनविजिबल अनग्लैमरस सीजन में बनता है जो कोई नोटिस नहीं करता। तो वो सब जो आपको बहुत छोटा लगता है, जो आप सोचते हो कि आप इन छोटे कामों के लिए नहीं बने हो, बट फिर भी उसे ऑनेस्टली करते हो, वही एक्चुअल क्रेडेंशियल है। प्रेयर नहीं, गिफ्ट्स नहीं, प्लान्स नहीं, डिमॉन्स्ट्रेटेड पैटर्न। तो अभी वो कौन सी छोटी चीज है जो आपके सामने है जिसे आपने सिग्निफिकेंट नहीं माना? शायद वो इनकम जो आप अभी केयरफुली ट्रैक नहीं कर रहे हो क्योंकि बहुत छोटी लग रही है आपको, या फिर वो कंटेंट जो आप अभी बना नहीं रहे हो क्योंकि आपके सब्सक्राइबर्स कम है, या फिर कुछ ऑफर नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आपके फॉलोअर्स के काउंट कम है, या फिर वो बिजनेस जो आप अभी हाफ हार्टेडली रन कर रहे हो क्योंकि उसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है, या फिर वो छोटी सी सेविंग या इन्वेस्टमेंट जो आप अभी तक शुरू ही नहीं किए हो क्योंकि आपको लगता है कि जब तक बड़े नंबर ना हो तब तक थोड़ी शुरू कर सकते हैं। जो आपके हाथ में है इस वक्त, उसके साथ आप कैसा ट्रीट करते हो, वही एग्जैक्ट एविडेंस है जो यूनिवर्स देख रहा है ये डिसाइड करते वक्त कि वहां और रखा जाए या नहीं। ज्यादा आने का वेट करने की जरूरत नहीं है फेथफुल होने के लिए, जो है उसके साथ फेथफुल होना शुरू करो एंड देखो क्या शिफ्ट होता है। 7 सवाल, अगर आप सच में इन 7 सवालों के साथ बैठो, सोचो, अंदर एक्सपीरियंस करो, तो समझ में आएगा कि 1-2 सवाल ने तो आपको ज़रूर अनकंफर्टेबल किया है। ये जजमेंट नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है। यूनिवर्स आपको दिखा रहा है ग्रोथ आने से पहले इनर वर्क कहाँ होनी है। इन 7 में से एक भी ऐसा नहीं है जो सीखा ना जा सके। इसमें से किसी के लिए भी पहले से पैसे आने की ज़रूरत नहीं है, और ये सब अभी से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं आपसे डायरेक्टली पूछना चाहती हूँ, इन 7 सवालों में से कौन सा आपके लिए सबसे कठिन ऑनेस्ट आंसर था? थ्योरी में नहीं, आपके रियल लाइफ में, आपके एक्चुअल बैंक अकाउंट के साथ, आपके रिलेशनशिप के साथ, आपके प्राइवेट बिहेवियर के साथ। कमेंट कीजिए नीचे, वो वाला नहीं जो अच्छा दिखे, असली वाला, क्योंकि उसे नाम देना वही पहला स्टेप है उसे एक्चुअली आंसर करने का। और अगर ये वीडियो ने आपको किसी अनएक्सपेक्टेड जगह टच किया है तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो यही सवाल पूछ रहा है, क्योंकि उन्हें ये सुनने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब कीजिए, थम्स अप दीजिए, और जो मेरे वेल्थ वेबिनार में आना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, बुकिंग ऑन है, शुरुआत वहीं से होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।